भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ज़ेलेंस्की ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह करने का दावा किया है, जो कि परमाणु बम की तरह धमाका करती है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि हमने रूस की पहली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल तबाह कर दी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की यह दावा उस वक्त कर रहे हैं जब डोनेत्स्क में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को रूस ने पूरी तरह से घेर लिया है। और इस पर खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अब ट्रंप अपनी क्रूज मिसाइल टॉमहॉक यूक्रेन को देने को तैयार हो गए हैं। तबाह हुई रूसी परमाणु मिसाइल, हमले को तैयार टॉमहॉक। लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रूस की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस दावे ने रूस के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में घिरे 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों पर शिकंजा और कस लिया है। और दावा यह भी कि रूस ने 1,70,000 सैनिकों की नई टुकड़ियां डोनेत्स्क की तरफ रवाना कर दी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे भयानक दौर में पहुंच चुका है जहां निश्चित तौर पर अब यूक्रेन के साथ साथ रूस की अमेरिका से सीधी जंग जरूर होगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 3 अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को नाम न बताने की शर्त पर दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देने को तैयार हो चुका है। यानी अब यूक्रेन आसानी से रूस में घुसकर 2,500 किलोमीटर तक हमला करेगा। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में जबरदस्त खलबली मची हुई है। रूस अब अमेरिका, यूरोप और नेटो के साथ पूरी ताकत से जंग लड़ने को तैयार है। इधर जर्मनी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर रूस ने जर्मनी पर हमला किया तो हम इसका भयंकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। तबाह हुई ओरेश्निक मिसाइल, रूस की परमाणु हार। यकीन करना मुश्किल है कि यूक्रेन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह कर सकता है। ओरेश्निक रूस की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी परमाणु मिसाइल से कम नहीं है और इसे यूक्रेन में परमाणु मिसाइल के तौर पर ही देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है, उन दावों में आखिर कितना दम है और यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कब और कैसे किया? यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी कमांडर, यूक्रेन की एसबीयू के चीफ वासिल मालियुक ने दावा किया कि उन्होंने रूस में घुस करके रूस की हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल को तबाह किया। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस करके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं ने 2024 की गर्मियों में रूस के अंदर एक रूसी ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया है। यूक्रेन के एसबीयू के चीफ वासिल मालियुक के मुताबिक परमाणु क्षमता वाली इस मिसाइल को रूस के अस्त्रखाना ओब्लास्ट स्थित कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज में तबाह किया गया, जो रूस के सामरिक हथियारों के परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र है। दावा किया गया कि यूक्रेन के इस खुफिया ऑपरेशन में कई विदेशी एजेंसियां भी शामिल थीं, जो लगातार यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी एसबीयू, रक्षा खुफिया निदेशालय यानी HUR को सटीक जानकारी दे रही थी। जिसके बाद रूस के अस्त्राखान ओब्लास्ट स्थित कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज में रखी 3 ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक ओरेश्निक मिसाइल में धमाके करके उसे उड़ा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि जिस मिसाइल की रफ्तार 10 मैक यानी कि ध्वनि से 10 गुना ज्यादा है, उन्होंने उसे 0 स्पीड पर 0 किलोमीटर पर तबाह कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसे लेकर 2 दावे किए गए। एक दावे के मुताबिक इस मिसाइल को 2023 की गर्मियों में तबाह किया गया, जबकि यूक्रेनी मीडिया का दावा है
कि इस मिसाइल को 2024 की गर्मियों में तबाह किया गया। Безпеки України, ГУР і служба зовнішньої розвідки. Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася, про це доповідалося виключно волі успішно, було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Орешник» ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. यूक्रेन के एसबीओ प्रमुख वासिल मालियुब के मुताबिक ये गुप्त ऑपरेशन रूस के आस्त्राखान क्षेत्र के कापुस्तिन यार मिसाइल परीक्षण केंद्र पर किया गया और ये 100% कामयाब रहा। हम आपको ये भी बता दें कि रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक की रफ्तार 10 मैक यानी कि 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि पश्चिमी देशों के मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में माहिर है। पुतिन दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक को टारगेट पर गिरने से नहीं रोका जा सकता। पुतिन ने इसे परमाणु मिसाइल जैसी मिसाइल बताया था। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल यूक्रेन के हर देश को निशाने पर ले सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूस की ही एक मिसाइल रूबेस 26 का बदला नाम मानते हैं, लेकिन रूस के मुताबिक ये एक गेम चेंजर मिसाइल है। यूक्रेन के नेप्रो शहर पर रूस ने बिना वॉरहेड के जरिए इस मिसाइल से धमाके किए थे, जिससे भयंकर तबाही हुई थी। फिलहाल रूस ने ओरेशनिक की तबाही पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रूस पर हमले को तैयार टॉम हॉक, अमेरिका ने दे दी हरी झंडी। 3, 2, 1, launch. यूक्रेन के दावों के बीच अमेरिका से भी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ जिस अमेरिकी क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को देने से राष्ट्रपति ट्रंप मना कर रहे थे, वो ट्रंप अब रूस पर भीषण हमला करने के लिए यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने को तैयार हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया CNN की एक रिपोर्ट में जबरदस्त दावा किया गया है। दावा है कि 3 अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने अमेरिका को बताया है कि अमेरिका का रक्षा सिस्टम पेंटागन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें देने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने यह तय किया है कि इससे अमेरिकी भंडारों को कोई नुकसान नहीं होगा। टॉम हॉक देने का आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर छोड़ दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसी महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस को अपना आकलन सौंप दिया था। ये ट्रंप की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से कुछ समय पहले हुआ था। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन से रूस के तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए हथियार देने का आग्रह किया था, जिसमें ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना की पहली पसंद टॉम हॉक क्रूज मिसाइल थी, जिसका हमला करने का रिकॉर्ड शानदार है। टॉम हॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है और ये रूस की राजधानी मॉस्को सहित रूस के अधिकतर हिस्सों में कहीं भी हमला कर सकती है। पुतिन ट्रंप से पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका देता है तो इससे अमेरिका और रूस के संबंध बुरी तरह से खराब हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने जा रहा है, जिससे युद्ध बेहद भीषण होगा। डोनेत्स्क में घुसे 1,70,000 रूसी सैनिक। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है
कि रूस के पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। इन सैनिकों का लक्ष्य यूक्रेन के रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करना है, जो देश के पूर्वी मोर्चे पर आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पोक्रोवस्क में स्थिति कठिन है। यहाँ रूसी टुकड़ियां शहर में घुस आई हैं, लेकिन यूक्रेनी बल उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। राष्ट्रपति ने रूस के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पोक्रोवस्क शहर की घेराबंदी हो चुकी है, जबकि जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त दो तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबॉस इलाके पर इतने तीखे और भीषण हमले किए गए हैं कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना है कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना के स्पेशल यूनिट भी शामिल है। रूसी और यूक्रेनी सेनाएं यूक्रेन के पूर्वी शहरों पोक्रोवस्क और मिरनोराद में भीषण जंग कर रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रूस की सेना डोनेस्क के पोक्रोवस्क और मिरनोराद में बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही दावा किया कि रूस की दूसरी और 91वीं संयुक्त सशस्त्र सेनाओं ने मिलकर के यूक्रेनी सेनाओं पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने यहां तक दावा किया कि हमारी सेना की 2 यूनिट पोक्रोवस्क और मिरनोराद में दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि घेरे गए 5,500 यूक्रेनी सैनिक, जिनमें यूक्रेन की विशेष एयरबोर्न यूनिट और समुद्री लड़ाकू इकाइयों यानी मरानी यूनिट के कमांडो तक रूसी सेनाओं से पूरी तरह घिर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को 3 क्षेत्रों में घिरे यूक्रेन के सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया है। यानी इंटरनेशनल मीडिया के लिए रूसी सेना ऐसा सुरक्षित गलियारा बना रही है जहां से इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार पोक्रोवस्क में घुस करके सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुके यूक्रेनी सेना के हालात देख सकते हैं। रूसी सेना मीडिया को घेरे हुए क्रास्नोआर्मेस्क, दिमित्रोव और कुपियांस्क के इलाकों का दौरा भी करने जा रही है ताकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जीत के दावों की पोल खोली जा सके। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है, जहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से मित्र देशों से अपील की है कि यूक्रेन को घातक और लंबी दूरी के हथियारों की सख्त जरूरत है। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. अब ऐसे हालात में अगर रूस के ऊपर टॉम हॉक मिसाइलों से यूक्रेन हमला करता है तो इसका मतलब होगा रूस अमेरिका की सीधी जंग, यानी एक ऐसा युद्ध जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर परमाणु जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। वेनेजुएला का युद्ध अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो के देश को हर तरफ से घेर लिया है और ट्रंप का सबसे ताकतवर जंगी जहाज भी अब वेनेजुएला पहुंचने वाला है। और अब हर तरफ से यही सिग्नल मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति मादुरो ने मॉस्को, बीजिंग और तेहरान फोन डायल करके ट्रंप को बहुत ज्यादा चौंका कर रख दिया है। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी भी वक्त वेनेजुएला में टॉम हॉक मिसाइल फायर की जा सकती है। किसी भी वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के जंगी जहाज टॉम हॉक मिसाइल फायर करने के लिए बेकरार हैं और इस वक्त कैरेबियन सागर में युद्ध का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरेबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। 2013 से वेनेजुएला की कमान संभाल रहे निकोलस मादुरो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने रूस से मिसाइल मांगी है। मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खत लिखा है। चीन से वो नए रडार चाहते हैं। मादुरो ईरान के भी संपर्क में हैं और वहां से वो ऐसे ड्रोन की डिमांड कर रहे हैं जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सके। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। When they treat me with that kind of respect, they're treating our country with that kind of respect, which is much more important. And our country is respected again. Do you have any questions? There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. लेकिन ट्रंप की तरफ से आ रही धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने अपना यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर वेनेजुएला भेज दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 5000 नौसैनिक, साथ में F-35 स्टेल्थ फाइटर और पूरे बेड़े की हिफाजत कर रही परमाणु पनडुब्बी। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos. अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है। लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है।
There's no need to fire missiles. It's absolutely ineffective. And this action doesn't seem to be really aimed at seizing cocaine, but rather at an invasion, which is also absurdly illegal and has more of an objective of oil than defending the American society from illicit drugs. लेकिन एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका की इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे। फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या पूरे इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। अमेरिकी नौसेना अब तक 12 से ज्यादा टारगेट खत्म कर चुकी है, जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि वो ड्रग तस्कर थे। हालांकि अभी तक अमेरिका ने जिन नावों पर बमबारी की उसमें ड्रग या फिर मारे गए 61 तस्करों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। सवाल ये है कि क्या रूस और चीन दोनों वेनेजुएला को बचाने पहुंचेंगे या फिर हथियारों और बाकी मदद पहुंचाकर पुतिन और जिनपिंग दोनों मिलकर ट्रंप को वेनेजुएला की जमीन पर घेर सकते हैं, या यूं कहें कि वेनेजुएला को ट्रंप का वियतनाम बना सकते हैं। रूस और वेनेजुएला के सामरिक संबंध हैं। रूस की तरफ से एक सीक्रेट ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 वेनेजुएला के चक्कर लगा चुका है। इस साल 7 मई को ही मॉस्को में पुतिन और मादुरो की मुलाकात हुई थी और ये बात पुतिन सरकार बार बार कह चुकी है कि वो वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा करने में उनके साथ हैं, और ये बात भी कि रूस अपने साथियों के खिलाफ खतरों को लेकर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेन और नेटो के खिलाफ रूस बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और इस वक्त ट्रंप का मूड ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने अपनी 10% ताकत अभी कैरिबियन सागर में तैनात कर दी है और उसका सबसे बड़ा टारगेट वेनेजुएला ही बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन को हटाया, लीबिया से मुअम्मर गद्दाफी को हटाया, जिस तरह सीरिया से बशर अल असद को हटाया गया, ठीक वैसे ही वेनेजुएला से मादुरो को हटाया जा सकता है। पर सवाल है कि क्या पुतिन ऐसा होने देंगे? इस साल जुलाई में ही रूस ने वेनेजुएला में कैलाशनिकोव की हथियार फैक्ट्री खोली है। वेनेजुएला के तेल और गैस भंडार में भी रूस का दखल है। मामला हजारों करोड़ डॉलर का है और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर है। इसीलिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी नौसेना को वेनेजुएला के पास तैनात कर दिया है। कुछ हफ्तों के अंदर अचानक दक्षिण अमेरिका में युद्ध का माहौल बन गया। कैरेबियन सागर अब काला सागर की तरह उबलने लगा है, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज वेनेजुएला के आसपास मंडरा रहे हैं। ट्रंप का फोकस अचानक ईरान और यूक्रेन से निकलकर वेनेजुएला पर पहुंच गया है। अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वेनेजुएला का वो हाल किया जा सकता है जैसे इजराइल ने गाजा का किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनकी फौज अब अमेरिका की एयरफोर्स की हवा निकालने के लिए तैयार है। मादुरो ने कहा कि अमेरिका की धमकियों के आगे वेनेजुएला झुकेगा नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 36 का आंकड़ा है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग तस्करी करने वाले संगठन का मुखिया तक करार दिया है। यही वजह है कि अब मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप युद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिकी सेना के बेहतरीन से बेहतरीन वेपन सिस्टम को इस वक्त वेनेजुएला के आसपास पहुंचा दिया गया है। वेनेजुएला ने अमेरिकी हवाई हमले को काउंटर करने के लिए
अपने एयर डिफेंस को चौकन्ना कर दिया है। वेनेजुएला के एयर स्पेस पर कब्जा करने के लिए ट्रंप यहां के तट पर अपनी फौज उतारना चाहते हैं, लेकिन वेनेजुएला ने अमेरिका को रोकने के लिए इंग्ला मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया है। स्वीडन से लिया गया RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में बहुत पुख्ता माने जाते हैं। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि CIA को ऑर्डर मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। यह अमेरिका का सुपर कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड है, जो कि 1 लाख टन वजन का है, और अब यह सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर कर उसे मारने के लिए तैयार है। Una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra. डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध वाले इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ बड़ा हमला करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला ने भी अपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए हैं। मादुरो के साथ अगर रूस और चीन खड़े हुए तो समझ लीजिए कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन जाएगा। वेनेजुएला भी साफ साफ जाहिर कर चुका है कि उसने अमेरिका की दादागिरी की रिपोर्ट मॉस्को और बीजिंग तक पहुंचा दी है। इजराइल हमास युद्ध अब एक बार फिर से भड़क गया है। हमास लड़ाकों ने इजराइल के एक सैनिक पर हमला किया और इसके बाद पलटवार में गाजा में भयानक बमबारी शुरू हो गई है। ट्रंप ने भी हमास पर इजराइल के हमले का समर्थन कर दिया है। वहीं इस बार कतर भी अब इजराइल के साथ आ चुका है, मगर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल के हमले को नरसंहार करार दिया। एर्दोआन ने लड़ाका ग्रुप के लिए अब नेटो जैसी संयुक्त सेना का संगठन बनाने का भी सिग्नल दे दिया है। फिर भड़का इजराइल हमास युद्ध। एक के बदले 100 का सफाया। नेतन्याहू से लड़ेगा तुर्की का नेटो। ट्रंप से एर्दोआन का डबल गेम। गाजा में इजराइल के एक सैनिक की मौत से युद्ध विराम समझौता धुआं धुआं हो गया है। इजराइल ने अपने सैनिक की मौत का बदला हमास पर सबसे भयानक हमला करके लिया है। इजराइल ने बमबारी कर गाजा में 100 से ज्यादा लाशें बिछा दी हैं। इजराइल ने मिसाइल और जंगी जेट से सीरियल धमाके करने शुरू कर दिए हैं। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास लड़ाके
जब तक हथियार नहीं छोड़ते तब तक इजराइल के तूफानी हमले जारी रहेंगे। जब से ट्रंप ने इजराइल के हमले को जायज ठहराया है, नेतन्याहू आक्रामक मोड में आ गए हैं। वो हर बार ट्रंप की तय की गई शर्तों का हवाला देकर गाजा पर हमले को जरूरी ठहरा रहे हैं। אנחנו רוצים להביא לכך שבסוף היעד שהנשיא טראמפ ואנחנו סיכמנו עליו בהסכמה של אחרים, של פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה יושג, ועל זה אנחנו עובדים בשלבים יחד עם מרכיבים אחרים של התוכנית. हमास न सरेंडर के लिए तैयार है और न ही गाजा से बाहर निकलने का उसका कोई मंसूबा है। हमास ने इजराइल के हमले को पीठ पर वार कहा है। मतलब हमास और इजराइल की तरफ से ट्रंप का युद्ध समझौता टूट चुका है। वहीं ट्रंप अब भी दावा कर रहे हैं कि दोनों तरफ से हो रहे हमले के बावजूद उनका करवाया समझौता बरकरार है। ट्रंप का दावा है कि हमास लड़ाके मुट्ठी भर बचे हैं, उनकी खाड़ी में कोई अहमियत नहीं बची है। हमास को सलामत रहना है तो वो शांति से रहे, नहीं तो लड़ाकों को अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप असल में अरब देशों को ये यकीन दिला रहे हैं कि सीज फायर को कोई खतरा नहीं है। You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. Well, as I understand it, 10 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद हमास पर पहली बार बड़े हमले के आरोप लगे हैं, जिसमें इजराइल ने जानकारी दी है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में मौजूद रफाह में इजरायली टुकड़ी पर हमास लड़ाकों ने हमले किए, जिसके जवाब में इजरायली सेनाओं ने जबरदस्त पलटवार करते हुए दर्जनों हमास कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, आईडीएफ के तूफानी हमले में हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच हमास ने 2 बंधकों के शव फौरन लौटा दिए हैं। एक्सचेंज डील के तहत इजराइल ने 30 फिलिस्तीनियों के शव गाजा भेज दिए हैं। इजराइल हमास में युद्ध के नए राउंड के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। पहली बार कतर ने हमास पर युद्ध समझौता तोड़ने के आरोप लगाए हैं। कतर के अमीर ने हमास को युद्ध भड़काने से बाज आने की नसीहत तक दे डाली है। कतर के अमीर ने यह भी धमकी दी है कि हमास जितनी जल्दी हथियार छोड़ेगा उतना ही उसका भला होगा। I don't see that the governance will be a challenge because this is something that we've been very clear with Hamas, and Hamas response was very clear to us that they are willing to give up the governance. The weapon question, from their perspective, this is an obligation on all the factions, not on Hamas.